नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। अवरोध की भेंट चढ़ा संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग का पहला हफ्ता। सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के अवरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही लगातार 5वें दिन बाधित। लोकसभा अध्यक्ष की सदस्यों से सहयोग की अपील। राज्यसभा में विभिन्न मुद्दों को लेकर 5वें दिन भी रहा गतिरोध। सभापति ने नियम 267 के तहत मिले सभी नोटिस किए नामंजूर। अवरोध की भेंट चढ़ा प्रश्नकाल और शून्यकाल। एससीओ पर्यटन मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू। पर्यटन पर बनेगी नई रणनीति। पर्यटन में एससीओ सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने पर जोर। केरल के सामाजिक ढांचे का हर पहलू महिला सशक्तिकरण का उज्जवल आदर्श। तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति का संबोधन। जनजातीय नागरिकों के विकास के लिए उन्नति योजना का किया शुभारंभ। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुंबई में रोमांचक वनडे मुकाबला। 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में 188 रन पर सिमटी ऑस्ट्रेलियाई टीम। मोहम्मद शमी और सिराज ने लिए 3-3 विकेट। और आइए खबरें विस्तार से। संसद के बजट सत्र का पहला सप्ताह गतिरोध की भेंट चढ़ गया। राहुल गांधी की लंदन में टिप्पणी पर सत्ता पक्ष और अडानी के मुद्दे से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा कराने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के बीच अवरोध खत्म नहीं हुआ। आज भी राज्यसभा की बैठक शुरू होने के कुछ ही देर के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने पूर्व सदस्य कणेंदु भट्टाचार्य के निधन का उल्लेख किया और सदन में मौजूद सदस्यों से कुछ पलों का मौन रखा, श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। सभापति ने इसी बीच नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न के तहत सदन के नेता पीयूष गोयल को 13 और 14 मार्च को सदन में किए गए दावों को प्रमाणित करने का निर्देश दिया। सभापति ने कहा कि 11 सदस्यों ने नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने किसी भी नोटिस को फिलहाल स्वीकार नहीं किया है। Honorable members, I have received today 11 notices under Rule 267. After carefully going through the issue, the notices I find cannot be allowed. सभापति के ये कहने पर विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और इसी दौरान सत्तापक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी से माफी की मांग की। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक 11:17 पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Monday, 20th March 2023. लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत के लोकतंत्र को लेकर लंदन में दिए गए बयान पर माफी मांगने की मांग को लेकर बीजेपी सदस्यों ने फिर आज नारेबाजी की। वहीं दूसरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन की कार्यवाही में अवरोध किया। सत्तापक्ष और विपक्षी दलों के शोर शराबे के कारण निचले सदन की कार्यवाही शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सोमवार को संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष और सत्तापक्ष के अवरोध के कारण लगातार 5वें दिन लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही बाधित रही और अन्य कामकाज नहीं हो सके। सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराने की कोशिश की। इसी बीच कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य आसन के समीप आकर अपनी मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। उधर सत्तापक्ष के कुछ सदस्य भी राहुल गांधी के बयान पर माफी की मांग करने लगे।
गतिरोध नहीं थमने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी। माननीय सदस्यगण, आपकी बात सुन रहे हैं और हम अपने विपक्ष अपने दल पे अपनी सीटों पे बैठेगा। आप कृपया राहुल जी को माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन को चलने दें। आपको नारेबाजी करने नहीं भेजा सदन में, देश की जनता देख रही है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है सदन को चलने दें। हाउस ऑर्डर में आएगा, मैं सबको बोलने का मौका दूंगा। हाउस ऑर्डर में आएगा, सबको बोलने का मौका दूंगा, लेकिन इस तरीके से बिना हाउस ऑर्डर के आप खड़े रहेंगे, बोलने का मौका नहीं देंगे। हाउस ऑर्डर में आएंगे, सबको बोलेगा। नहीं, सदन नहीं चलाना चाहते आप। हाउस ऑर्डर में आएगा, माननीय सदस्य सबको मौका देंगे, लेकिन हाउस ऑर्डर में आना चाहिए। आप नहीं चलाना चाहते। सदन की कार्रवाई सोमवार दिनांक 20 मार्च 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक CPSE यानी कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की कंपनी IREDA को IPO के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने के लिए मंजूरी दी। इसका मकसद सरकार की हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री और नए इक्विटी शेयर जारी करने IREDA के लिए धन जुटाना है। DIPAM यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट लिस्टिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। और केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में 7 PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की। ये PM के 5F विजन को हासिल करने में बड़ी पहल है। ये पार्क भारत को एक वैश्विक सप्लायर के साथ निवेश, निर्माण और निर्यात का केंद्र बनाएंगे। ये पार्क भारत में 20 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेंगे। ये 70,000 करोड़ रुपए के घरेलू और विदेशी निवेश को भी आकर्षित करेगा। हमने जो निर्यात का $100 बिलियन यानी 8 लाख करोड़ से अधिक भारत से निर्यात हो टेक्सटाइल क्षेत्र का जो टारगेट रखा है 2030 तक का, उसको भी पूरा करने में PM मित्र की योजना का बड़ा योगदान होगा। हम चाहते हैं कि ग्लोबल स्केल के चैंपियंस बने भारत में। इस वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड फैसिलिटी से हम ग्लोबल वैल्यू चेन्स में भी भारत को सम्मिलित कर पाएंगे। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की पर्यटन मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज वाराणसी में शुरू हुई। बैठक के दौरान पर्यटन में सहयोग के विकास पर पर्यटन संयुक्त कार्य योजना स्वीकार की जाएगी। संयुक्त कार्य योजना में SCO पर्यटन ब्रांड को बढ़ावा देने से संबंधित कार्य, पर्यटन में SCO सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, सूचना का आदान प्रदान और साझा करना और साथ ही पर्यटन में डिजिटल प्रौद्योगिकी और चिकित्सा, इसके साथ ही स्वास्थ्य पर्यटन में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। वाराणसी को SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। भारत वर्तमान में शंघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष है। 8 सदस्यों का SCO विश्व की लगभग 42% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और इस क्षेत्र के वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 25% की हिस्सेदारी है। बैठक से पहले पर्यटन मंत्री सुबह पवित्र गंगा घाट गए और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं और गरीबों के सशक्तिकरण के मामले में दक्षिणी राज्य द्वारा हासिल की गई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि ये कई मानव विकास सूचकांकों पर राज्य के बेहतर प्रदर्शन में परिलक्षित हुआ है। तिरुवनंतपुरम में आयोजित कार्यक्रम रचना के माध्यम से कुटुंबश्री @25 केरल में महिलाओं की समकालीन कहानियां और अनुसूचित जनजाति के व्यापक विकास के लिए उन्नति का उद्घाटन करने के बाद वो बोल रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि केरल में लिंगानुपात देश में अब तक का सबसे अच्छा है और यहाँ साक्षरता दर भी सबसे अधिक है, जिसमें महिला साक्षरता भी शामिल है।
उन्होंने कहा कि मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और शिशु मृत्यु दर को रोकने के मानकों पर केरल का प्रदर्शन देश में सबसे अच्छा है। राष्ट्रपति ने कहा कि मेरा मानना है कि जब महिलाओं को किसी भी समाज में महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी जाती हैं तो उस समाज की समग्र बेहतरी पर इसका असर होता है। केरल में महिलाएं अधिक शिक्षित और सशक्त हुई हैं, जो कई मानव विकास सूचकांकों पर केरल के बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है। Sex ratio in Kerala is by far the best in the country. Kerala is also has the highest literacy rate, including women's literacy. On the parameters of promoting maternal health and preventing infant mortality, Kerala's performance is the best in the country. I believe that when women are given important role in any society, it results in overall betterment of that society. In Kerala, women have been more educated and empowered, which reflects in Kerala's better performance on several human development index. हाल के वर्षों में भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ साथ हमने हमारे सांस्कृतिक संबंधों को भी आगे बढ़ाया है। संस्कृति दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंकाई वास्तुकार जाफरी बावा प्रदर्शनी का आज उद्घाटन करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि संस्कृति दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। There are two kinds of people in the world, those who have been to Sri Lanka and those who will be going to Sri Lanka. I fortunately belong to the first category, and as someone who's had an association with this country, for us it was natural at a moment of difficulty that we should see what we could do within our resources, within our capabilities, within our efforts to stand by Sri Lanka at this very difficult time. I have always believed, and I've said so both in Colombo and on other occasions, that you will come through this challenge, but it is important to have your real friends standing by you at this time. और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोल्लम में माता अमृतानंदमयी मठ का दौरा किया। राष्ट्रपति ने केरल की आध्यात्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाने और विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के लिए अम्मा की पहल की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोल्लम जिले में अपना काफिला रुकवाकर सड़क किनारे उनकी प्रतीक्षा कर रहे स्कूली छात्रों को चॉकलेट बांटी। उत्साहित बच्चों को हाथ हिलाते देख राष्ट्रपति ने काफिला रुकवाया और बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताया। भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने घोषणा की है कि निकट भविष्य में एक विधिक शब्दावली जारी की जाएगी, जिससे न्यायाधीशों को कानूनी विमर्श में अनुचित लैंगिक शब्दों से बचने में मदद मिलेगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की ईडी हिरासत की अवधि को 5 दिन के लिए बढ़ा दिया है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए खुलासा नियमों को सख्त किया है। इसके तहत उनसे अपनी संरचना और साझा स्वामित्व में किसी भी बड़े बदलाव का 7 कार्य दिवसों के भीतर खुलासा करने को कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र समर्थित जांच की एक रिपोर्ट में रूस पर यूक्रेन में नागरिकों के खिलाफ हमले कर अपने कब्जे वाले क्षेत्रों में सुनियोजित तरीके से लोगों को यातना देकर और उनकी जान लेकर युद्ध अपराध करने, संभवतः मानवता के खिलाफ अपराध करने के आरोप लगाए गए। पोलैंड ने रूस के आक्रमण का सामना कर रहे यूक्रेन को मिग-29 लड़ाकू विमान देने की घोषणा की है। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने कहा कि वार्सोवा अगले कुछ दिनों में यूक्रेन को सोवियत निर्मित 4 मिग-29 लड़ाकू विमान देगा।
अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में से 11 बैंकों ने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के लिए $30 अरब के राहत पैकेज की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में जारी संकट को और गहराने से रोकना है। विवादास्पद औपनिवेशिक काल के हीरे कोहिनूर को मई में टावर ऑफ लंदन में आयोजित सार्वजनिक प्रदर्शनी में विजय के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। भारत कोहिनूर पर अपना दावा जताता रहा है। मध्य कोलंबिया स्थित उस कोयला खदान में बचाव अभियान समाप्त हो गया है जो इस सप्ताह के शुरू में धंस गई थी। दुर्घटना में 21 श्रमिकों की मौत हुई थी। सुता तौसा शहर के पास विस्फोट के बाद खदान के प्रवेश द्वार बंद हो गए थे। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए संसद टीवी। Anthony Albanese paid a state visit to India from March 8 to 11 and held the first annual India-Australia summit with Prime Minister Modi. What these top-level interactions, these engagements do is they give the leaders the opportunity to review progress in the roadmap that they've enunciated, that they've carved out, and it certainly holds all the officials to account that we agreed in the last summit meeting on A, B, C and D. India-Australia being trusted partners, I think what we've seen after this visit is that we have two leaders who share many things in common, both a vision for the region and the world, a commitment to practical outcomes, not just talk. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं संसद टीवी। खबरों में बढ़ते हैं आगे और अब नजर राज्यों से जुड़ी सुर्खियों पर। आयुष मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और विश्व स्तर पर प्रासंगिक कार्यबल में बदलने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में विजय संकल्प यात्रा के दौरान रोड शो निकाला। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सदन में अपने संबोधन में कहा कि आप सरकार राष्ट्रीय राजधानी में शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार कर रही है, जिससे छात्र अब पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 53,413 करोड़ रुपए के परिव्यय का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि डीजल से चलने वाली कुल 1500 बसों को 1,000 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 3 नए संभागों के साथ 19 नए जिले बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद नए जिलों के गठन को मंजूरी दी गई है।
इससे प्रदेश में 52 जिले हो जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने उप जिला चिकित्सालय के नवीन भवन की कार्य प्रगति का भी अवलोकन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवंती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। असम में एक सप्ताह के भीतर राज्य बोर्ड की 10वीं कक्षा की 2 परीक्षाओं को प्रश्न पत्र लीक होने के बाद रद्द कर दिया गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री रणोज पेगू ने कहा कि पूरी परीक्षा प्रणाली की समीक्षा कर उसमें सुधार किया जाएगा। सेना ने भारी बर्फबारी के बाद पूर्वी सिक्किम के ऊपरी इलाके छांगू में फंसे 1000 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पहुंचाया है, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी थाना क्षेत्र में एक निजी कोल्ड स्टोरेज के चैम्बर की छत ढहने से मलबे में दबकर मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। मुख्यमंत्री ने घटना के पीछे के कारणों की जांच के लिए एक समिति गठित की है। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज दिल्ली के लाल किले में आयोजित एक कार्यक्रम में सामवेद का पहला उर्दू अनुवाद लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वेद आध्यात्मिक सत्य को समझने के लिए लोगों के अपनाए गए विभिन्न मार्गों की स्वीकारता को दिखाता है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि संघर्ष के इस समय में दुनिया को इस समझ की जरूरत है। मोहन भागवत ने कहा कि अलग अलग लोगों की पूजा के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये महसूस किया जाना चाहिए कि लक्ष्य एक ही है। यह वह संदेश है जो सभी के लिए प्रासंगिक है और भारत को दूसरों को देना है। सामवेद का अनुवाद फिल्मों के प्रसिद्ध लेखक, निर्देशक और निर्माता इकबाल दुर्रानी ने किया है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि अलग अलग तरीकों से नहीं लड़ना चाहिए। वेद को हम धर्म ग्रंथ कहते हैं, लेकिन उस धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं है। पूजा उसका एक अंग है, परंतु वो ज्ञान है जो जानना है। वेद शब्द का अर्थ है जो जानना है, वो यानी ज्ञान। और ज्ञान दोनों प्रकार का होता है, एक बाहर की दुनिया का ज्ञान, दूसरा अंदर का ज्ञान। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे मुंबई में खेला जा रहा है। टीम इंडिया जीत के लिए 189 रनों के लक्ष्य के करीब पहुंच गई है। 189 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और एक के बाद एक विकेट गिरते गए। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने पारी को संभाला। केएल राहुल ने शानदार अर्धशतक लगाया। हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा ने उनका साथ दिया। इससे पहले मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज के 3-3 विकेट की मदद से ऑस्ट्रेलिया को 35.4 ओवर में 188 रन पर समेट दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी 6 विकेट साथ 5 ओवर में 19 रन के भीतर गंवा दिए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिशेल मार्श को 65 गेंद में 81 रन बनाए। और वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। हांगकांग के विक्टोरिया पार्क में फ्लावर शो का आयोजन किया गया है, जिसमें 10 देशों और विभिन्न क्षेत्रों के करीब 4 लाख फूलों के पौधे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इन मनमोहक तस्वीरों के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।